जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आर ग्लोबल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप सबके लिए रोज़ 40 से 45 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस और बिहार के ऑल एग्ज़ाम के लिए ये जो प्रैक्टिस सेट किया जा रहा है, ये 22,010 वैकेंसी न्यू वैकेंसीज आने वाली है, उसके लिए है। तो आप सभी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए और इस 45 क्वेश्चन का रोज़ आप सब प्रैक्टिस सेट लगाइए। चलिए, कल जो HW दिए थे उसको करा देते हैं। कल का HW है ये। तो ये कह रहा है, भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है। तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, तो इसका हो जाएगा आंसर ए। किस राज्य में, तो केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। और एक ये भी बोले थे कि लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होता है, तो इसका तमिलनाडु लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। 8वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, यानी संवैधानिक 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल 10वीं अनुसूची से होगी आपको। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था से 11वीं अनुसूची से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। अच्छे, मूल संविधान वर्तमान में कुल कितना अनुसूची है, वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है और मूल संविधान में 8 अनुसूची था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्रावधान है। कौन सा मौलिक अधिकार भाग कितना में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, जिसमें से ये सब के लिए प्रावधान है, लेकिन कुछ आर्टिकल जो केवल भारतीयों के लिए है, वो कौन कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल हो जाएगा आपको, कौन कौन सा आर्टिकल भारतीय के लिए है। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल केवल भारतीयों के लिए है। ये 5 आर्टिकल विदेशी को नहीं दिया गया है। इधर सब मूल अधिकार विदेशी को भी प्रावधान है, लेकिन ये 5 छोड़कर कौन कौन है, 15, 16, 19, 29, 30। अब यहाँ देखिए, आपको आर्टिकल नहीं पूछा है, ये आर्टिकल नहीं है, वो आर्टिकल का विस्तार दिया गया है। तो अब विधि के समक्ष समानता कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता हो गया। धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 25 में धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21, सबसे बड़ा आर्टिकल 21 से ही है। लोक नियोजन के विषय में अवसर का समानता यानी नौकरियों का समानता आर्टिकल 16। तो इसका आंसर कौन सा आर्टिकल, 15, 16, 19, 29, 30। तो 16 आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल डी में 16 लोक नियोजन के विषय में अवसरों का असमानता, यानी हम जो नौकरी दे रहे हैं क्या विदेशी को भी दे सकते, नहीं, ये आर्टिकल विदेशी के लिए नहीं है। तो इसका आंसर डी हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 3 में, नीति आयोग का गठन कब किया गया था। नीति आयोग का गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 2014 में और 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 में क्या गया था। नीति आयोग किसके जगह पे आया था, तो योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। अगर आप सबको इसका PDF चाहिए तो आप सब वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम आप सब के लिए PDF उपलब्ध करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है। भारत के संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद, प्रश्नकाल से ठीक पहले या दोपहर 12 से 1 बजे। तो दोपहर 12 से 1 बजे ये शून्यकाल होता है। तो आंसर सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे।
ठीक है, कह रहा अर्थशास्त्र में पाने वाले अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय हो जाएगा अमर्त्य सेन हो जाएगा अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले। और मदर टेरेसा प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार पाने वाली, प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार पाने वाली मदर टेरेसा। अच्छा, प्रथम पुरुष कौन थे? पुरुष नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम पुरुष भारतीय कौन है? तो प्रथम रविंद्रनाथ टैगोर जो कि प्रथम पुरुष है जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन जी को 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव का खोज किया और 1930 में इसे नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहाँ है? तो तमिलनाडु। और दूसरा सबसे बड़ा हो गया आपको 44 NH 44। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अच्छा, राजस्थान के बाद दूसरा नंबर पे कौन सा आता है राज्य? तो राजस्थान के बाद दूसरा नंबर पे आ जाता है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आ जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। बिहार का कौन सा स्थान आता है? तो बिहार का स्थान हो जाता है 12वां स्थान हो जाता है। और बिहार का 12वां स्थान होता है और केंद्र शासित प्रदेश लगा के बिहार का 13वां स्थान आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो माउंट आबू ऊपर है। गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान में। धूपगढ़ तसपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी जो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, तमिलनाडु और केरल में है। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, यह भी तमिलनाडु में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा, WTO का स्थापना कब हुआ था? तो WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। न्यूयॉर्क में विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ हो गया? न्यूयॉर्क हो गया। राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो गया। और विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा, नर्मदा, महानदी या गोदावरी? नर्मदा जो अरब सागर में गिरती है और ये सब और इधर गंगा नदी, महानदी, गोदावरी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। और नर्मदा एस्चुरी का निर्माण करता है, न कि डेल्टा का निर्माण करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। और ये डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से सुंदरवन का डेल्टा बनता है। काकोरी ट्रेन एक्शन कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 में 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन कांड हुआ था। और काकोरी ट्रेन कांड कहाँ? अभी वर्तमान में यूपी कहाँ? और यूपी लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में है काकोरी ट्रेन एक्शन कांड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था?
नारा भगत सिंह ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। और चंद्रशेखर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों चलाया था? रोलेक्ट एक्ट के विरोध या दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ? तो दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, नील की खेती के खिलाफ चलाया गया था 1917 में तिनकटिया, जो कि किसान को 3/20 भाग पर नील की खेती करने पड़ती थी। नील खेती करने से वह भूमि एक बार खेती करने से दोबारा नहीं होता था, वह बंजर हो जाता था। इसीलिए चंपारण सत्याग्रह चलाया गया। चंपारण सत्याग्रह वर्तमान पश्चिमी चंपारण में है, जो कि बिहार में पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था, मुस्लिम लीग का स्थापना। और बंगाल विभाजन 1905 में, बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। सूरत अधिवेशन 1907 में। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1911 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो कि 1917 के अधिवेशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनाया गया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? आंसर बी। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कुल साक्षरता दर कितना है? अच्छा, बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो गया? रोहतास सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। रोहतास में कितना है? 73.37% हो जाएगा। सबसे कम हो जाएगा पूर्णिया, सबसे कम पूर्णिया हो जाएगा। पूर्णिया में कितना है? तो पूर्णिया में हो जाएगा 51.08%। और ओवरऑल बिहार का साक्षरता दर कितना है? तो बिहार का साक्षरता दर हो जाएगा आपको 61.80%। 61.80% बिहार का ओवरऑल साक्षरता दर है। अच्छा, बिहार का पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो बिहार का पुरुष साक्षरता दर हो गया, पुरुष साक्षरता दर 71.2%। महिला साक्षरता दर हो गया, महिला साक्षरता दर 51.5%। और इंडिया का कितना हो जाएगा? इंडिया का 74.04% साक्षरता दर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अच्छा, बिहार का शोक कोसी नदी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हर साल बाढ़ लाते हैं। हर साल बाढ़ के कारण बहुत से लोगों को परेशानी होती है, और यह मार्ग बदलने में भी बहुत अधिक है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल किस वंश से संबंधित है? तो पाल वंश से। धर्मपाल पाल वंश से संबंधित है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? वर्तमान भागलपुर में विश्वविद्यालय, मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा विश्वविद्यालय नवादा जिला के नालंदा में है। और
गोपाल। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। ओदंतपुरी वर्तमान कहाँ है? तो बिहार शरीफ। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल 9 प्रमंडल है और 101 अनुमंडल है। 101 अनुमंडल है। 101 अनुमंडल हो गया और 9 प्रमंडल हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है। इससे पहले कौन थे? तो नीतीश कुमार। सर्वाधिक मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड किसके पास रहा? नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार ने 10 बार, कुल 10 बार शपथ लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 में अलग हो गया था। तो आंसर बी। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन, पहली बार पूछ रहा है। तो बिहार में कुल कितना राष्ट्रपति शासन लगा? बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। सबसे अंत में कब लगा? तो 2005 में सबसे अंत में लगा और सबसे फर्स्ट 1968 में। और पहली बार जो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें बिहार का सीएम कौन था और राज्यपाल कौन था? तो सीएम बिहार का उस समय बिहार का सीएम हो जाएगा पासवान कानूनगो हो जाएगा। और राज्यपाल कौन था? तो राज्यपाल नित्यानंद हो जाएगा। और जब वो 8वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें बिहार का सीएम राबड़ी देवी और बिहार का राज्यपाल कौन था? बूटा सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान है। बिहार का कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। अगर यूनियन संघ यूटी लेके बोले तो बिहार का 13वां स्थान हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा है? आंसर बी। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? तो रोहतास। बिहार के रोहतास जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। फीमर कहाँ पाया जाता है? तो जांघ में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगा स्टेपीज हो जाएगा। और स्टेपीज कहाँ पाया जाता है? कान में। टीबिया कहाँ पाया जाता है? टीबिया टांग में पाया जाता है, जो कि घुटना से नीचे ठौना जो है उससे नीचे टीबिया पाया जाता है। ह्यूमरस अल्ना ये हाथ में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष द्युति का मात्रक है। तो आंसर बी। कार्य का स्थायी मात्रक क्या होता है? तो कार्य का स्थायी मात्रक जूल है। न्यूटन हो जाएगा। बल का स्थायी मात्रक न्यूटन हो जाएगा। पावर का स्थायी मात्रक शक्ति हो जाएगा। पास्कल दाब का स्थायी मात्रक पास्कल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आप सबके लिए देख रहे हैं बहुत जल्द 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। ध्वनि का वेग किसमें नहीं होता? अच्छे, ध्वनि किसमें नहीं होता है? तो निर्वात में, हवा में, पानी में और इस्पात में। देखिए ध्वनि कौन सा तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। और ध्वनि के लिए धैर्य तरंग है। ध्वनि के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हवा भी माध्यम है, पानी भी एक माध्यम है, इस्पात माध्यम है, लेकिन निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होता है। और चांद पर ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती है, यानी एक दूसरे से बातचीत क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहाँ जो है ना कोई माध्यम नहीं है, हवा नहीं है।
और सबसे अधिक ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और ये हो गया दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक एसिड। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दही में पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जैसे संतरा, नींबू में से पाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप सबके लिए कि जब मानव शरीर में जो दर्द होता है, ऐंठन होता है, मानव शरीर में दर्द और ऐंठन किस एसिड के कारण होता है? ये आंसर है आप सबके लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बता ही देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण मानव शरीर में दर्द और ऐंठन होता है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसके आप सब नोट कर लीजिएगा। आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने, न्यूलैंड्स ने, मोसले ने या रदरफोर्ड ने? तो आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? तो आवर्त सारणी का खोज मेंडलीफ ने किया था। और न्यूलैंड्स ने कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम। अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने। और मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मोसले को। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को। मोसले ने 1913 में परमाणु संख्या के आधार पर, यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर पीरियोडिक टेबल को सजाया था, और इन सभी ने परमाणु भार के आधार पर, यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? अच्छा, जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? तो जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जंग के लिए क्या क्या आवश्यक है? हवा और नमी जंग के लिए आवश्यक है। जंग का सूत्र हो गया Fe2O3 × XH2O। ये जंग का सूत्र हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन सी गैस मिलाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन सी गैस मिलाया जाता है? तो आपको बेकिंग सोडा मिलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आग बुझाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। सबसे खतरनाक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ये धातु की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? धातु की। तो कौन सा हो जाएगा? पारा हो जाएगा। अच्छा, कौन सी अधातु, धातु यहाँ पे अगर ना हो, अधातु है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधातु है तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? धातु नहीं, अधातु। अधातु में इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रोमीन। तब क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। तब आंसर ये हो जाएगा। अधातु रहेगा तो ब्रोमीन, धातु है तो मरकरी या पारा। लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? लार में कौन सा एंजाइम पाई जाती है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का गृह कहा जाता है। गोल्जी का ट्रैफिक पुरुष कहा जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, लगभग 5.6 माना जाता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। H2O का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है?
H2O का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। H2O का अधिकतम घनत्व किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अधिकतम क्वथनांक H2O का क्वथनांक किस पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथनांक होता है। क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीके का खोज ल्यूई पास्चर ने किया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एडवर्ड जेनर, चेचक के टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, अच्छा 5 जून को विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। ईमेल सेवाओं के लिए सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल सेवाओं के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो SMTP किसका प्रयोग किया जाता है? तो SMTP का किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। और 44 में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। तो आंसर बी हो जाएगा। 45 ये आप सब के लिए SW के लिए हम छोड़ देते हैं। यह क्या कह रहा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुआ था? ये भी बता दीजिएगा। स्थापना कब हुआ था और ये किसने किया था? किसने किया था? ये 3 क्वेश्चन आप सबके लिए है और ये तीनों क्वेश्चन आप सब कमेंट में जरूर दीजिएगा। हम तीनों क्वेश्चन कमेंट में देखना चाहते हैं आप सबके लिए कि कौन कौन क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पहली क्वेश्चन हो गया कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। दूसरा, स्थापना कब हुआ था। तीसरा, किसने किया था? स्थापना किसने किया था? ये 3 क्वेश्चन आप सबके लिए SW में है। अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे तो आप सभी इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस क्लास का प्रॉफिट उठा सके, उसे बेनिफिट हो और तैयारी में आप सब अच्छे से तैयारी करें ताकि आपको भी वर्दी हो जाए और आपके दोस्त को भी वर्दी चढ़ जाए। इससे अच्छी खुशी का क्या बात है। तो अगर कल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।